हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दुनिया की सबसे प्राचीन जो संरचनाएं हैं उनमें से एक है अरावली, और अभी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि उसके अस्तित्व पर एक संकट है। और संकट क्यों है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई परिभाषा को एक्सेप्ट कर लिया है अरावली को लेकर। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे जनरल स्टडीज के ढेर सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज समझेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो नई परिभाषा है, इस परिभाषा के मायने और ये किस तरीके से अरावली को खत्म कर सकती है, अरावली के अस्तित्व को खत्म कर सकती है। इन सब पहलुओं को जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको इन क्लासेस का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर PDF मिल जाएगा। और इसी के साथ में अगर आपको इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना है, यहाँ पर यू कैन चैट। आपके जो भी डाउट हैं वो सारे के सारे डाउट यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में हमारे ये कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज पे ऑफर चल रहा है। अचीवर्स डे सेल चल रही है जो कि आपकी 30 नवंबर यानी कि कल एंड हो जाएगी। इसीलिए आप इसमें एनरोल करें। इनके बारे में आपको बताते हैं हम लोग डिटेल। देखो मुद्दा क्या है। ये है हमारा अरावली पर्वतमाला, और इस अरावली पर्वतमाला को लेकर एक नई परिभाषा को स्वीकारा गया है। जो नई परिभाषा है, मैं ये नई परिभाषा आपको बता देता हूँ ये क्या है। देखो, न्यू परिभाषा ये कहती है कि अरावली पर्वत उसी ऊंचे भूभाग को माना जाएगा, उसी ऊंचे भूभाग को माना जाएगा जो 100 मीटर ऊंचा होगा। मतलब अपने आसपास के जो भूभाग हैं, इन आसपास के भूभाग से अगर 100 मीटर ऊंचा होगा तो हम उसको अरावली पर्वतमाला का हिस्सा मानेंगे, और अगर 100 मीटर से ऊंचा नहीं है तो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं होगा। जब ये परिभाषा स्वीकारी गई तो एक बहुत बड़ा संकट अरावली के सामने देखने को मिला। क्यों देखने को मिला है? क्योंकि जब आप स्टडी करेंगे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, जब आप रिपोर्ट की स्टडी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि 100 मीटर से ऊंचा, मतलब ऐसी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, ये तो हमको 1048 के आसपास देखने को मिलती है, 1048। और अगर हम इनको परसेंटेज में निकालें तो ये सिर्फ और सिर्फ 8.7% है। मतलब टोटल जो अरावली की लंबाई है, जो टोटल अरावली का विस्तार है, उसका 8.7% हिस्सा ऐसा है जो कि 100 मीटर की ऊंचाई से अधिक है। अगर सिर्फ इसी को अरावली का हिस्सा माना जाएगा या अरावली पर्वतमाला की डेफिनेशन में आएगा तो 92% जो हिस्सा है अरावली का, अब ये पर्वतमाला की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। और पर्वतमाला की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा मतलब यहां पर खनन की जो गतिविधियां हैं या निर्माण और विनिर्माण की गतिविधि बढ़ेंगी। खनन, निर्माण और विनिर्माण से बड़ा जो अरावली है, इस पर संकट आ जाएगा। इसके अस्तित्व पर ही संकट है। और जब इस पे संकट आएगा तो ये पूरे के पूरे दिल्ली NCR के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि दिल्ली NCR वैसे ही पर्यावरण प्रदूषण से इतना जूझ रहा है, इतना हमको पॉल्यूशन देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर अब माइनिंग होगा तो और प्रदूषण फैलेगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा तो और प्रदूषण फैलेगा। मतलब आने वाले समय में दिल्ली NCR के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा अगर इस परिभाषा पे काम करना शुरू कर दिया या यही परिभाषा फाइनल मानी गई। और इसी के साथ में ये संकट होगा बहुत बड़ी जैव विविधता पर, क्योंकि अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं है। बहुत सारे वन्य जीव, बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारी नदियों को अपने आप में निहित करके चलता है अरावली। पूरा जो राजस्थान है, इस राजस्थान को डेजर्टिफिकेशन से बचाया हुआ है। आप जब अरावली का विस्तार देखते हैं तो इसके इधर वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा बेटा क्या है? ये डेजर्ट है। और यहाँ से जो हवाएं चलती हैं अपने साथ रेत लेके आती हैं, इसको बैरियर के तौर पर काम करता है। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे दिल्ली NCR के लिए इधर से जो हवाएं आ रही होती हैं, जो गर्म हवाएं आ रही होती हैं या खराब हवाएं आ रही होती हैं, इनको रोक कर दिल्ली NCR का जो वायु क्वालिटी है, उस वायु क्वालिटी को बचाए रखता है। नहीं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी आपका 500-600 पहुंचा है ना, ये 1200-1300 पे पहुंच जाए अगर अरावली ना हो। और ये जो राजस्थान हमको हरा भरा दिखाई देता है, मेवाड़ का पठार और एंड ऑल, ये सब बंजर हो जाए अगर अरावली नहीं हो। अरावली के
जैसे अरावली का जो विस्तार है ये राजस्थान के लिए एक तरीके से हानिकारक है। क्यों? क्योंकि इसके कारण बारिश नहीं हो पाती। पर ये वरदान भी बन गया है। वरदान कैसे बन गया है? क्योंकि इसने डेजर्टिफिकेशन को रोका हुआ है। और हम अरावली ग्रीन बॉल भी बनाने पे काम कर रहे हैं कि अरावली के साथ में हम इतने पेड़ लगा देंगे कि बॉल के तौर पे काम करना शुरू कर दे, जिससे डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सके। अब ये जो नई परिभाषा है ना, ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी पर्यावरण के साथ में। यहाँ सरिस्का जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेंगे, उन पर भी संकट आ जाएगा। अब देखो, अरावली का जो विस्तार है ये लगभग 34 जिलों में है, मतलब इसका विस्तार लगभग 34 डिस्ट्रिक्ट में आता है। लेकिन जो नई परिभाषा है, इस नई परिभाषा के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 15 जिले ऐसे हैं जिन 15 जिलों में वह पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, 100 मीटर ज्यादा। तो बहुत बड़ा एक पर्यावरणीय संकट है। हालांकि इसकी परिभाषा तय करने के लिए अगर हम ओल्ड पैरामीटर की बात करें, ओल्ड मानक, पुराने मानकों की जब भी आपसे कोई बात करेगा तो 2010 में सबसे पहले 2010 में FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी एक परिभाषा तय की कि ऐसी पहाड़ी जिसकी ढाल 3 मीटर से ज्यादा है, मतलब 3 मीटर के आसपास जिसकी ढाल है, हम उसको अरावली का हिस्सा मानेंगे। अब इसको अरावली का हिस्सा माना तो पूरी की पूरी अरावली इसी के अंतर्गत आ गई। फिर 2024 में एक कमेटी बनी और 2024 में एक समिति बनी। उस समिति ने इसकी परिभाषा के नए मानक दिए। मानक क्या दिए? इन्होंने बोला कि जो ढाल ये 4.57 मीटर, मतलब इससे ज्यादा ढाल होनी चाहिए। और इसकी जो हाइट है इसको उन्होंने 30 मीटर माना कि 30 मीटर से ऊंची जो पर्वत पहाड़ी है या आसपास की भूमि से 30 मीटर ऊंचा जो हिस्सा है, हम उसको अरावली के तौर पे मानेंगे। जब ये परिभाषा 2024 में आई थी तो इसी के अंतर्गत अरावली का सिर्फ 40% हिस्सा आता था। मतलब 2024 की परिभाषा ने ही 60% अरावली को बाहर कर दिया था। वो वैसे ही एक खतरा मंडरा रहा था अरावली के ऊपर। अब जो नई परिभाषा है, जलवायु परिवर्तन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समिति ने जो नई परिभाषा दी है, ये तो 92% अरावली को मतलब परिभाषा से बाहर कर देगी। और परिभाषा से बाहर करना मतलब क्या है? अरावली पे संकट आना। और अरावली पे संकट आना मतलब सिर्फ अरावली नहीं, आसपास के सभी क्षेत्रों पर संकट आना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा फैसला है जिस फैसले को फिर से एक बार सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, इनको फिर से रिव्यू करना चाहिए। और जो भी हमारा पर्यावरण संरक्षित क्षेत्र है उनमें संरक्षण को और बढ़ाना है। अब देखो, इससे क्या होगा कि खनन स्टार्ट हो जाएगा, माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, लोग फार्मिंग करना शुरू कर देंगे, लोग इनको यहाँ पर शहरीकरण को बढ़ावा शुरू कर देंगे, इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाएंगी। इससे प्रदूषण फैलेगा, इससे हवा खराब होगी, बहुत सारे नेगेटिव परिणाम हमको इसको देखने को मिल जाएंगे। तो अरावली को अगर हमको बचाना है, अगर हमको अरावली को बचाना है तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपके लिए एक फ्लोचार्ट है। देखो, जब भी आपसे कोई बात करता है अरावली पर्वतमाला की, तो भाई यहाँ लगभग 12,800 के आसपास ऐसी भूमि है जिसकी ऊंचाई, या ऐसी पहाड़ी है जिनकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। मतलब ये सब बाहर हो जाएंगी अरावली पर्वतमाला से। अगर 40 मीटर की बात करूं तो ये 5,000 के आसपास है। 60 मीटर की बात करते हैं तो 2,000, 80 मीटर की बात करते हैं 1549, और 100 मीटर से ज्यादा तो 1048 है। मतलब 8.7% हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ अरावली की परिभाषा में आएगा। और इसका विस्तार सिर्फ 15 जिलों में है। बाकी सारे जिलों में अरावली को पर्वत नहीं माना जाएगा, जो कि एक बड़ा खतरा है। इससे सर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? देखो, अगर हम इसके प्रभाव की आपसे चर्चा करें तो सबसे पहले आप देखिए, राजस्थान अगर क्षेत्र की हम लोग बात करें तो राजस्थान क्षेत्र में अगर शहरीकरण को बढ़ावा देंगे, शहरीकरण को, या यहाँ पर उद्योगों को लगाना शुरू करेंगे, तो सीधी सी बात है कि अरावली को ये काटना शुरू कर देंगे, अरावली का कटाव शुरू कर देंगे। और अगर अरावली का हमने कटाव शुरू किया तो इसके कारण जो डेजर्टिफिकेशन है, ये डेजर्टिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, डेजर्टिफिकेशन के, पहला। दूसरा, आप लोग देखेंगे कि जो पर्यावरण क्षरण है, ये पर्यावरणीय क्षरण हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि यही तो एक ऐसा क्षेत्र है जो जैव विविधता के तौर पर है, जैव विविधता के। अब जब अरावली नहीं रहेगा, पर्वत ही नहीं रहेगा,
तो ना यहाँ वाटर रहेगा, वाटर नहीं रहेगा तो ग्रीनरी नहीं रहेगी, ग्रीनरी नहीं रहेगी तो वाइल्ड लाइफ नहीं रहेंगे। तो पूरे तरीके से जैव विविधता का लॉस हमको यहाँ देखने को मिल जाएगा। राजस्थान की बात कर रहे हैं। और जो हरा भरा क्षेत्र है, मतलब जो पर्यटन के लिए फेमस है, ये क्षेत्र भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं बचेगा। अगर हम आपसे बात करें दिल्ली एनसीआर वाले रीजन की, तो दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये बिल्कुल काल बन के आ जाएगा, काल बन के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो डस्टी एयर होती है, उन डस्टी एयर को ये रोक लेता है, जो भी डस्टी एयर होती है उसको रोक लेता है। और आप लोग देखेंगे गर्मियों में जो बहुत सारी गर्म हवाएं आती हैं, वार्म एयर आती है डेजर्ट से, इसको भी रोक लेता है। तो दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के तौर पर काम करता है और दिल्ली के लिए एयर प्योरीफायर के तौर पर काम करता है। और इस परिभाषा से अगर अरावली को नुकसान पहुंचा, इसको काटा गया, तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हमको आगे आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेगी। मतलब फिर ऐसी स्थिति होगी कि अब हमको दिल्ली छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन पे संकट आ जाएगा। और भी ढेर सारे वाइल्ड लाइफ जो हैं इनको खतरे हैं, जो हमारी रिवर्स हैं इन रिवर्स को खतरे हैं, और ये परिभाषा सही नहीं है, इसके बारे में हमको फिर से सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए, जब भी हम लोग अरावली के बारे में बात करते हैं, अरावली भारत की एक सबसे, या इस धरातल पर अवस्थित सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अगर इसके बारे में कुछ बेसिक बातें समझने की कोशिश करें तो आप बता देंगे सबसे प्राचीन संरचना है, सबसे प्राचीन संरचना। ऐसा माना जाता है ये संरचना 2.5 करोड़ वर्ष पहले के आसपास की है। ठीक है, इतनी ईयर्स अगो पहले की है, इतने साल की। जब इसका निर्माण हुआ था, तो यह बलित पर्वत के तौर पर थी। बलित पर्वत एक फोल्डेड माउंटेन के तौर पर ये जन्मी थी, फोल्डेड माउंटेन। लेकिन अगर आपसे कोई बात करेगा सर वर्तमान कैसा है, तो वर्तमान स्वरूप में ये हमको देखने को मिलती है एक अवसादी संरचना के तौर पर, है ना, एक अवसादी संरचना, या आप लोग कह सकते हैं एक रूपांतरित। ठीक है, यह एक अवसादी माउंटेन आपके पास हो गया है, एक रेसिडुअल माउंटेन। पहले फोल्डेड माउंटेन था, अब रेसिडुअल का अगर हिंदी अवसादी नहीं होता है तो प्लीज माफ करिएगा, है ना। एक रेसिडुअल माउंटेन के तौर पर हमको देखने को मिलता है। अब अगर आप इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई देखो, लंबाई को लेकर बड़ा विवाद है। जैसे कहीं कहीं इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी 700 किलोमीटर के आसपास, और कुछ किताबें दावा करती हैं कि इसकी लंबाई हमको 800 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। तो ये हमको थोड़ा सा वाइजली चूज करना पड़ेगा अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जिस भी तरीके से अपने ऑप्शन में आएगा हम इसको उसी आधार पर चूज करेंगे। जैसे सबसे प्राचीन संरचना है, जब इसका निर्माण हुआ तो एक बलित पर्वत के तौर पर हुआ, फोल्डेड माउंटेन के तौर पर, और वर्तमान में यह एक रेसिडुअल माउंटेन बन गया है, एक रेसिडुअल माउंटेन के तौर पर जाना जाता है। इसकी लंबाई 700 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाती है। अगर विस्तार की आपसे कोई बात करता है, इसका विस्तार, तो आप लोग बताएंगे जो गुजरात है, इस गुजरात के गिर रीजन से लेके हमको देखने को मिलता है दिल्ली जो है, इस दिल्ली, और दिल्ली में आप इसको दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं, दिल्ली रिज। और यहीं पर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, इन राष्ट्रपति का आवास भी देखने को मिलता है। तो इसका ऐसा विस्तार है। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि यहाँ माउंट आबू पड़ता है। माउंट आबू बहुत फेमस है। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, लगभग 1158 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1158 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट आबू में हमको देखने को मिलती है एक जगह जिसको आप लोग कहते हैं गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वह 1722 मीटर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली है। अरावली का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो यही है, 1722 मीटर, जो कि माउंट आबू में बसा हुआ है। एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस जो पर्वतमाला है, इसका 2/3 जो भाग है, 2/3 जो भाग है, ये हमको राजस्थान में देखने को मिलता है। मतलब इसका जो विस्तार है 2/3 राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो इसका सबसे नेगेटिव जो प्रभाव है ये भी हमको राजस्थान में ही देखने को मिलता है। मिनरल रिसोर्सेज के लिए जानी जाती है, बहुत सारे दर्रे हैं, जैव विविधता है और जल भंडार का स्रोत है। डेजर्टिफिकेशन होने से हमको बचाती है। आप इन सारी बातों को ध्यान रख लेंगे। ठीक है भाई, माउंट आबू आपको याद रहेगा। इसका विस्तार आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है, ऐसा जैसे गुजरात के बाद गुजरात, फिर राजस्थान के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद दिल्ली। ये ऐसी कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हमारा
अरब सागर है, इस अरब मतलब इसका जो विस्तार है हमको अरब सागर में लक्षद्वीप तक देखने को मिलेगा कि जो लक्षद्वीप है वो इसी का टूटा हुआ हिस्सा है। मतलब जहाँ पर अभी अरावली है, यहाँ पहले जो लक्षद्वीप है इसी से एसोसिएट हुआ करता था और टूटकर कहाँ चला गया है, अरब सागर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरणीय दृष्टि से। मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में सोचेंगे। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जो अरावली हम लोग ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं, वो ग्रीन बेल्ट के बारे में वो प्रोजेक्ट आपका कब से शुरू हुआ है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब आपके लिए वही हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। लेकिन एक बहुत ही शानदार ऑफर है, अचीवर्स सेल चल रही है, आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। 2026 की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज्वाइन करें GRS लाइव कोड के थ्रू और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 2027 आपका सपना है, GS फाउंडेशन कोर्स को देख रहे हैं तो प्रतिज्ञा प्लस हमारा फाउंडेशन बैच है, नवंबर इवनिंग बैच। ये जो सेल है ये 30 नवंबर को एंड होने वाली है, उससे पहले आप इसमें एनरोल कर लें, इन कोर्सेज को ज्वाइन करें। फिर ये प्रतिज्ञा प्लस फाउंडेशन बैच आपका है 2028 के लिए सामान्य अध्ययन। यहाँ भी अचीवर सेल के अंतर्गत आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे कोर्स मिल जाएंगे, आप इनको ज्वाइन करें और आपकी जो प्रिपरेशन है इस प्रिपरेशन को बेहतर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस डे, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।